नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वित्तीय अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट ने पौड़ी पालिका अध्यक्ष को भेजा नोटिस, 4 हफ्ते में देना होगा जवाब। उत्तरकाशी ARTO ने किया सड़क सुरक्षा जन जागरूकता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन। रुद्रपुर में कैंटर ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर मौत। मसूरी नगर पालिका पार्किंग के नाम पर बड़ा घोटाला, पार्किंग की जगह बना दी आवास और दुकानें। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे किया जाएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले को साधु संतों ने प्रोत्साहित किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए मदरसों की गुणवत्ता और शिक्षा प्रणाली की समय समय पर जांच कराने की बात कही है। ओम नमो नारायण। आज असम के बाद उत्तर प्रदेश और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी जाग गए हैं। अब जिन मदरसों से आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है, जिन मदरसों में पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, गलत शिक्षा प्रणाली डेवलप की जा रही है और एक विशेष तरह की पढ़ाई हो रही है, ऐसे मदरसों का सर्वे होगा। सर्वे से काम नहीं चलेगा धामी जी, और सर्वे उन मदरसों का ही केवल होगा जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, मतलब 103। मैं मांग करता हूं कि 500 मदरसे, 540 मदरसे चल रहे हैं उत्तराखंड में, उन सभी का सर्वे कराइए, और सर्वे नहीं, इन मदरसों को तत्काल बंद कराइए। वैसे एक धन्यवाद देना था, आज खबर मुझे आ रही है कि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में आपकी जो पुलिस है उसने सबको एक पत्र जारी कर दिया है, और उस पत्र के माध्यम से सबको बिना वेरिफिकेशन के अब किसी की एंट्री नहीं है। बाहरी सभी लोगों को वहां से बाहर कर दिया गया है पूरे पहाड़ से, क्योंकि मेरा वहां आश्रम है रानीखेत में, वहां से खबर आ रही है। तो इसके लिए आपको धन्यवाद देना था, और धन्यवाद हम लोग सम्मानित तब करेंगे जब ये सारे मदरसे पे प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, सारे रोहिंग्या उत्तराखंड से बाहर कर दिए जाएंगे, और उत्तराखंड पूरी तरह से इस्लाम मुक्त होकर के पूरी तरह से देवभूमि हो जाएगा, पूरी तरह से बद्री बाबा की भूमि हो जाएगी, पूरी तरह से केदार बाबा की भूमि हो जाएगी, गंगोत्री और यमुनोत्री की भूमि हो जाएगी, दक्ष प्रजापति की भूमि हो जाएगी। उस दिन हम लोग ला करके विधिवत आपका सम्मान करेंगे और आपको इस लायक बना देंगे कि आने वाले 10 वर्ष। जी, यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मदरसों की जांच हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक स्टेप है सरकार का, आप किस तरह देखते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई जांच का आदेश नहीं दिया, एक सर्वे हो रहा है। जिन भी विद्यालयों को भारत सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, वो किसी भी धर्म से संबंधित हों, तो उसका सरकार को समय समय पर निरीक्षण करने का अधिकार है। और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर ऐसा आदेश यहाँ दिया है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और मेरा उन मुस्लिम भाइयों से भी अपील है जो उस विद्यालयों को चलाते हैं, मदरसा जिसको, जहाँ एक छोटे बालकों से लेकर बड़े जो बालक पढ़ते हैं, जो कुरान की शिक्षा प्राप्त करते हैं या धार्मिक जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, भारत की जो शिक्षा पद्धति उसके अंतर्गत अगर वो चलते हैं, तो उसमें उनको किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अगर वो कहीं गलत नहीं है तो वो डरने की कोई आवश्यकता नहीं, और सबका सर्वे होना चाहिए, आवश्यक है। तो गुरुजी, इस फैसले को आप सामाजिक ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं जिसमें मदरसों का नाम आ रहा है बार बार, उसमें कुछ असामाजिक तत्वों को शरण दी जा रही है देश के विभिन्न भागों में, तो उससे पूरा मुस्लिम समाज बदनाम हो रहा है। इसलिए मुस्लिमों से भी मेरी अपील है कि ऐसे तत्वों की पहचान करके और सरकार को सहयोग करना चाहिए। जो अवैध मदरसे कुछ करना चाहिए, किसी भी धर्म के कोई अवैध कार्य अगर हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को परखने के लिए खुद भोजन खाया। उन्होंने कहा कि मरीजों की सेवा भगवान की सेवा है। युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा रोजगार स्वरोजगार की दिशा में बहुत ही शानदार मॉडल लाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि वो जल्द ही गॉड वैली नाम से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत 6 पहाड़ी जिलों से करने जा रहे हैं। उनके इस प्रोजेक्ट से बकरी पालन से जहां युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा, वहीं बकरी के दूध और मटन से उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी। ये स्वरोजगार की दिशा में अभी तक का सबसे शानदार प्रोजेक्ट साबित होगा। देखिए, हमने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है गॉड वैली का, जिसमें लगभग 6 पर्वतीय जिलों को हम कवर करेंगे स्टार्टिंग में। उसका रिस्पॉन्स फिर जैसा भी आएगा उसके हिसाब हम उसको 13 जिलों में स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। हम 35 किलोमीटर का एक रेडियस में जितने भी गाँव आएंगे उनकी एक समिति बनेगी। वो समिति के साथ मिलके हम उनको बकरी देंगे। बकरी का जो मीट और मिल्क दोनों सरकार प्रोक्योर करेगी। ट्रेनिंग हम देंगे, उनका न्यूट्रिशन कैसे हाई रखना है ताकि मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो, वो सारी ट्रेनिंग सरकार के द्वारा दी जाएगी। एक सेंट्रलाइज वहाँ पर सेंटर बनेगा जिसमें कि सारा मिल्क जो प्रोक्योर होगा वो वहाँ पे प्रोसेस होगा और फिर वहीं से सरकार उसको मूव करेगी।
लगभग 10,000 बकरियां देने का हमारा ये पूरा एक 5 जिलों में जो है हमारा कॉन्सेप्ट है। इसके साथ जो हमारी उम्मीद है कि लगभग 8 से 9 हज़ार लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा पर्वतीय क्षेत्रों को। पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या रोज़गार की है और पलायन की है, और मुझे लगता है कि अगर गोट वैली का कॉन्सेप्ट हमारा सक्सेसफुल हो जाता है और लोगों को अच्छा लगता है और उससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और उनकी आमदनी भी होगी, तो जो सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की पलायन है उसको हम एड्रेस कर पाएंगे पर्वतीय क्षेत्रों में। 1 महीने के अंदर अंदर हमारा ये रोल आउट होने की उम्मीद है। 1 महीने में इसको रोल आउट करेंगे और उम्मीद यही है कि अच्छा उसका रिजल्ट होगा और उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी समस्या पलायन इसकी मार्केटिंग सर कहाँ रहेगी, किस तरह से मार्केटिंग? ये 5 जिलों में हम अभी फिलहाल हमारी ट्रेनिंग चल रही है। जितने अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है कि किस तरीके से इसको रोल आउट करना है, क्या क्या इसमें सिस्टम बनेंगे, कैसे इसका प्रोक्योरमेंट होगा, वो सब ट्रेनिंग हो रही है। अभी जब मैं रुद्रप्रयाग गया था तो सोनप्रयाग में एक ट्रेनिंग में मैं भी बैठा था जिसमें सारे जिले के अधिकारी थे, उनको समझाया गया है। उसी तरीके से डीएम्स को, हर डीएम को एक लेटर इशू कर दिया गया है हमारे शासन के द्वारा कि आप ट्रेनिंग रखवाना शुरू करिए। जैसे जैसे वो ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और उसके बाद हम उसको लॉन्च करेंगे और अच्छे स्केल पे लॉन्च करेंगे, और ताकि लोगों और जानकारी भी लोगों को रहे। इसके लिए भी गांव-गांव हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है वो गांव-गांव जाके लोगों को इसके बारे में बता भी रही है और उनको समझा भी रही है कि इसके फायदे क्या हैं। कर्णप्रयाग पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यूके SSS मामले में एसटीएफ बेहतरीन कार्य कर रही है, किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, जो भी आरोपी होगा उसे जेल होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात कर उन्होंने कहा कि राजनीतिक संबंध के चलते नेताओं के बीच आपसी मुलाकात चलती रहती है। और कुछ गढ़वाल स्काउट के वहाँ पर लोग हैं। निश्चित रूप से जिन परिस्थितियों में वहाँ पर हमारे सैनिक रह रहे हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण है। अच्छा ये है कि आज उनके पास अच्छे कपड़े हैं, खान पान बहुत अच्छा है और अच्छे हथियार भी उनके पास आज मौजूद है। जो उनको पैक से जो सुरक्षा चाहिए, जो सुविधा चाहिए, आज उनके पास उपलब्ध है। इसलिए वहाँ पर हमारा जवान हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और पूरे जोश खरोश के साथ रह रहा है। लगभग 21,000 फुट पर भी हमारी ओपी है और हमारे जवान वहाँ पर 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। सर 2024 के लोकसभा को लेकर के आपका नाम चर्चाओं पे है, किस तरह से? चर्चाओं में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पार्टी को डिसाइड करना है। पार्टी विचार करती है और मेरी यात्रा तो एक व्यक्ति की यात्रा थी। मेरा शौक़ भी है। मैं पिछले वर्ष भी सीमांत दर्शन के लिए उत्तरकाशी जनपद की सीमाओं तक गया था, जादूंग तक गया था, जिला पानी, और इस बार चमोली जनपद की जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, माना पास और बड़ा, ये दोनों जगह मैंने भ्रमण किया है। भर्ती को लेकर के लगातार नेताओं पे आरोप लग रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए भाई, भर्तियाँ पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। ये पार्टी की हमारी नीति भी है, सरकार की भी सोच है, और इसलिए जो योग्य बच्चे हैं उनको उनकी योग्यता का प्रतिफल मिलना ही चाहिए। किसी तरह का शॉर्टकट ये उचित नहीं है। उससे हमारे जो बच्चे हैं, जो नए जनरेशन है, उनका सत्ता के प्रति, नेताओं के प्रति अविश्वास होगा। ये अविश्वास बहुत घातक हो सकता है। इसलिए पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां होनी चाहिए। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सुरक्षा को लेकर कॉर्बेट प्रशासन हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है। जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर कॉर्बेट के वनकर्मी पूरे वर्ष 3,50,000 किलोमीटर की पैदल गश्त करते हैं। आपको बता दें कि कॉर्बेट पार्क के वनकर्मी लगातार जंगलों में वन्य जीवों और वनों की सुरक्षा पर नजर रखते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 150 से ज्यादा चौकियां हैं, जिसमें कुल 3,50,000 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल गश्त की जाती है। देखिए, CTR में जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है, इसके संबंध में जो वन कर्मचारी हैं वो लगभग एक साल में 3.5 लाख से ज़्यादा किलोमीटर की गश्त करते हैं। ये पूरे टाइगर रिजर्व को कवर किया जाता है इसमें, और अलग अलग माध्यमों से गश्त की जाती है। फुट पेट्रोल इसमें काफ़ी बृहद स्तर पर किया जाता है।
इसके अलावा हाथियों के माध्यम से ड्रोन से भी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। बोट पेट्रोल भी इसमें विभिन्न स्थानों पर की जाती है। इसके अतिरिक्त जो स्थानीय निकटवर्ती हमारे वन प्रभाग हैं उनके साथ भी इसमें पेट्रोलिंग इसमें की जाती है, और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की सीमा जो हमारी सदर्न बाउंड्री है उसमें भी उत्तर प्रदेश के जो वन विभाग हैं, हमानगढ़ टाइगर रिजर्व का स्टाफ है, उनके साथ भी संयुक्त गश्त लगातार की जाती है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के बयान के बाद उत्तराखंड सियासत में भूचाल आ गया है। हाल ही में नवनियुक्त वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब द्वारा धार्मिक स्थल पिरान कलियर को ड्रग्स और वैश्यवृत्ति के अड्डा बताया गया। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। बयान के बाद विपक्ष सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने शादाब शम्स के इस बयान के बाद नाराजगी जताते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के नेता का यह बयान बहुत ही अशोभनीय है। देखिए, पिरान कलियर एक इंटरनेशनल ज़ायरीनों का एक केंद्र है। वहाँ बाबा के पास लोग मांगने आते हैं, बिना धर्मवाद बिना जातिवाद देखे लोग वहाँ आते हैं। जो बेसंतान हैं, जिनके औलाद नहीं है, वो बाबा के दरबार में आते हैं। जब डॉक्टर्स की साइंस से मायूस हो जाते हैं तो अपनी झोली फैला के उन दरगाहों पे आते हैं, और वहाँ से हम लोगों ने देखा है करिश्मे होते हुए कि लोगों को निसंतानों को संतानें प्राप्त होती हैं, बेऔलादों को औलादें मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए उस दरगाह की कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वैश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। पिरान कलियर के अंदर ड्रग्स के साथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ, क्या कहते हैं उसे, कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है, और हमने बिल्कुल मन बनाया है मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक झाड़ू भी चलेगी और बुलडोजर भी चलेगा। ये धामी की सरकार है। किसी कीमत पर भी इन भ्रष्टाचारियों को, इन देह व्यापार करने वालों को, इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं। जो अड्डे बन गए हैं, एक तरह से नस्लें खराब हो रही हैं, और कहीं ना कहीं गलत तरह के लोग अपना शेल्टर होम समझ रहे हैं। इनके लिए किसी कीमत पे पूरा एक अभियान के तहत हम लोग वहाँ एक अभियान चलाएंगे पुलिस के साथ मिलके। जो गलत व्यक्ति, गलत तरह का व्यक्ति होगा उसे उत्तराखंड देवभूमि में रहने का अधिकार नहीं होगा, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। शरीफ को आप सिर्फ एक धर्म विशेष से जोड़ें वो सही नहीं। वहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और सूफी संत लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उत्तराखंड के एक कस्बे के बारे में जो बात कही वो पूरे उत्तराखंड पर लागू होती है। 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार वो प्रवक्ता साहब चैनलों पर बैठते हैं और डिफेंड करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब जो उन्होंने बयान किया तो ये समझिए कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की 6 साल की हकीकत बयान की। और कलियर शरीफ तो बहुत छोटा सा कस्बा है, वहीं पुलिस स्टेशन है, आए दिन वहाँ मेले होते हैं, अतिरिक्त पुलिस बल वहाँ रहता है, अधिकारियों का वहाँ खूब आना जाना रहता है। महीना 1.5 महीना कोई नहीं, बड़े से बड़े अधिकारी वहाँ नहीं आते। SSP ऑफिस से 15 मिनट की दूरी पर है, CO ऑफिस और SP देहात ऑफिस से 10 मिनट की दूरी पर है। और कलियर शरीफ से अगर आप देखें तो कलियर शरीफ को अगर आप सेंटर माने तो कम से कम 10 थाने ऐसे हैं जो 15-20 मिनट की दूरी पर स्थित है। हर की पैड़ी से 20-25 मिनट की दूरी पर है। तो इन सभी परिस्थितियों में वहाँ इस ख़ास तौर से कोई कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई हो ऐसा तो नहीं लगता। जितनी कानून व्यवस्था देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर या अन्य उत्तराखंड के जगहों की ख़राब होगी उतनी यहाँ की ख़राब है। तो ये तो एक सस्ती राजनीति के तहत उन्होंने ये बात की है। और आजकल इस मोदी के एरा में ये एक नया सिस्टम चला है। किसी विशेष वर्ग को, किसी जात को, किसी बिरादरी को उल्टा सीधा कहें तो आगे बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। तो उन्होंने निजी स्वार्थ के तहत ये बात कही और इन्हीं चीज़ों के को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाल रहे हैं। वो इसी का एक हिस्सा है कि ये नफ़रत, ये जहर उगलना छोड़िए, नफ़रत उगलना छोड़िए, सड़क की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, बिजली, यहाँ बिजली नहीं आ रही, पूरी रात बिजली नहीं आ रही, उसकी बात कीजिए। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी चरम पर है, उसकी बात करें। लोगों को रोज़गार की बात करें, रोज़ी की बात करें, रोटी की बात करें। या आपने जो चुनाव के टाइम पर राशन दिया और अब बंद कर दिया उसकी बात करें।
नगर निगम की तरफ से ऋषिकेश में चलाए जा रहे डेंगू विरोधी महाअभियान के तहत महापौर अनीता ममगाई की अगुवाई में विभिन्न क्षेत्रों में निगम के सफाई अमले में फोगिंग के साथ कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। मंगलवार को डेंगू पर वार के लिए वार्ड संख्या 7, 8, 9 में जोरदार तरीके से जन जागरण रैली के साथ अभियान चलाया गया। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत डेंगू की जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसके लिए नगर निगम पूरी मुस्तैदी के साथ में जी जान से जुटा हुआ है। लगातार हमारा अभियान प्रत्येक वार्डों में जारी है। आज हम वार्ड नंबर 7, 8, 9 यहाँ पे हमने पूरी संयुक्त टीम के साथ में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करवा रहे हैं, फॉगिंग कर रहे हैं और पूरी एक जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को विनम्रतापूर्वक आग्रह भी कर रहे हैं कि इसमें आप भी अपना अमूल्य योगदान दें, क्योंकि स्वच्छता ही इसकी रोकथाम है और आप अपने घरों के आसपास पूरी तरह से सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखें। घरों के अंदर छत में आसपास कहीं पे भी पानी जमा ना होने दें। कहीं पे भी आपको लगता है कि पानी जमा हो रखा है और वहाँ पे लार्वा दिख रहा है या कोई भी कीटाणु आपको दिख रहा है, तो तत्काल हमारा हेल्प नंबर जो हमारा कंट्रोल रूम हर समय नगर निगम का खुला है, वहाँ पे आप तत्काल सूचना कर सकते हैं। हमारे स्वच्छता प्रहरी, हमारे अधिकारी, मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रही हूँ। लगातार हम क्षेत्रों में हैं और मेरी जनता से यही अपील है कि आप डेंगू जैसी महामारी से घबराएं नहीं, लेकिन बल्कि उसका स्वच्छता के साथ में और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखते हुए नगर निगम को सहयोग करने में इसके पूरी तरह से डट के मुकाबला करेंगे, तो बहुत जल्दी हम इस पर काबू पाएंगे। चमोली के विकासखंड पोखरी के सलना में स्वास्थ्य शिविर मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव शर्मा की अध्यक्षता में सरकार जनता के द्वार के तहत मल्टी स्पेशलिटी निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित कर 500 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। सरकार जनता के द्वार की भावना के तहत हम लोग यहाँ अस्पताल और अन्य सभी विभाग, समाज कल्याण, UDID और अन्य तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ जनता के द्वार पर लाए हैं, क्योंकि प्राय ये देखा जाता है कि पहाड़ों पर सुदूर अंचलों में स्पेशलिस्ट की कमी है और यहाँ के लोग बहुत दूर होने के कारण या कभी कभी गाड़ी न मिलने के कारण, आलस्य के कारण या अन्य कारणों से अपनी बीमारियों की अनदेखी करते हैं और कालांतर में बीमारी फिर विकराल रूप ले लेती है। तो इसी भावना के तहत ये सोचा गया, जिलाधिकारी महोदय ने भी और जिला माननीय मंत्री जी का भी ये भावना थी कि इंटीरियर में कुछ स्पेशलिस्ट के कैंप लगे। तो इसी भावना के तहत ये कैंप लगाए जा रहे हैं कि जहां पर लोग बहुत दूर रहते हैं, अस्पतालों तक पहुंच बहुत आसान नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में हम लोग ये कैंप लगाएं। तो हम इसी भावना के तहत स्पेशलिस्टों को जनता के द्वार पर ले आए हैं और यहाँ से उनको छांट के उनकी डायग्नोसिस बनाने के लिए, इसके पश्चात भी इन्वेस्टिगेशंस के लिए उनको फॉलो किया जाएगा, उनके से बात की जाती रहेगी। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड इत्यादि निकट के अस्पतालों में किए जाएंगे। यहाँ से एम्बुलेंस लगाई जाएगी ताकि जो लोग इनको एक डेट निश्चित करके यहाँ देंगे। आपका चैनल का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे सरकार द्वारा जो बहुत बढ़िया योजना चलाई जा रही है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा और समाज कल्याण विभाग द्वारा, पहली बार ये आयोजन ग्राम पंचायत सलना में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हुआ है और सभी जनप्रतिनिधियों ने और सभी गांव के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने, सभी ने बढ़ चढ़ कर इस शिविर का लाभ उठाया है। मैं सभी को दिल की गहराइयों से मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और काफ़ी बढ़िया स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, हर प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टर जी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। समाज कल्याण की तरफ से भी यहाँ पे जो है कि कर्मचारी लोग आए हुए हैं। विकलांग पेंशन हेतु भी आयोजन शिविर यहाँ पे लगाया गया है। और एक बार फिर से मैं सभी लोगों को ग्राम पंचायत की सलना की तरफ से सभी लोगों को दिल की गहराई से धन्यवाद। और आज यहाँ पर सलना गांव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। मुझे यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर आने का मौका मिला। यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, तमाम ब्लॉक स्तरीय, जनपद स्तरीय ऐसे कर्मचारीगण, स्वास्थ्य विभाग से सभी लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। मैं तो यही चाहूँगी कि यही जनता को यही संदेश पहुँचाना चाहूँगी कि इस जनता दरबार का भरपूर आनंद लें और पूरा जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप डॉक्टर के समक्ष रखें। जो भी आपकी जैसे समाज कल्याण से, स्वास्थ्य विभाग से, समस्त विभाग पहुँचे हुए हैं और मैं जनता से ये अपील करूँगी आप इसका लाभ उठाएं।
जनपद नैनीताल की किच्छा कोतवाली क्षेत्र के आदित्य चौक के निकट सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेज दिया है। हादसे का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि देवीदास प्राइवेट नौकरी करता था। मंगलवार शाम वो अपनी बाइक पर सवार होकर घर जा रहा था। आदित्य चौक के निकट उसकी बाइक कंटेनर की चपेट में आ गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। लोगों की मदद से कंटेनर के ड्राइवर ने उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने प्राथमिक जाँच कर देवीदास को मृत घोषित कर दिया। किच्छा के पास एक कंटेनर ने मोटरसाइकिल प्लेटिना वाले को टक्कर मार दी है, जिसमें वो घायल हो गया। घायल में बहुत से अस्पताल भिजवाया गया है। ये व्यक्ति देवीदास पुत्र रूपचंद है, जिसमें वो 45 वर्ष है। इसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है। तो शव को हमने अपने कब्जे में लेकर पंचायत मूर्ति करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अभी तो हमें जो मृतक है उसकी किसी परिजन की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त नहीं है। जैसे तहरीर प्राप्त होती है और उसको पोस्टमार्टम के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है, जिस वजह से शहरों और नगरों समेत ग्रामीण स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन को बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इन दिनों नैनीताल जिला प्रशासन का भी स्वच्छ भारत मिशन पर फोकस बना हुआ है, मगर लगता है कि कालालुंगी नगर पंचायत इस बात से बेखबर और अनजान है। कालालुंगी नगर क्षेत्र में एक नहीं कई जगह कूड़े के ढेर लगे देखे जा रहे हैं। यहाँ शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय के ठीक सामने ही कूड़े का ढेर लगाया जाता है, तो हमेशा ही तहसील के सामने भी कूड़े का ढेर लगे देखा जा सकता है। सर, ये हम इस बारे में हमें ये कहना है कि हमारे गेट के पास नगर पंचायत के द्वारा एक कूड़ा इकट्ठा करने का बनाया गया है, जो हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और ये सितंबर माह में हमारे 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ये स्वच्छता अभियान के तहत जागरूकता रैलियाँ आदि निकाली जा रही हैं। हमारे विद्यालय में भी पॉलीथीन उन्मूलन पर काफ़ी रैलियाँ निकली हैं, बच्चे नुक्कड़ नाटक आदि कर रहे हैं। लेकिन हम इस विद्यालय के सामने जो कूड़ा है उसको हटाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, क्योंकि हमने कई बार संपर्क भी किया है, लेकिन हम इसमें सफल नहीं हुए हैं। अब मैं उम्मीद करूंगी कि जो हमारी रैलियां हैं, जागरूकता रैली निकल रही है, उनसे शायद कुछ बच्चों के द्वारा जो जनसंपर्क किया जा रहा है उसमें शायद कुछ प्रभाव पड़े और इस कूड़े को हटाने के लिए हमें बच्चों के जो स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। और कई जागरूकता रैली में हमें ये भी सुनना पड़ता है कि आपके गेट के सामने ही इतना कूड़ा पड़ा है, तो आप जागरूक किसको कर रहे हैं। लेकिन हम ये नगर पंचायत को कहना चाहेंगे कि कृपया उसको गंदगी को यहाँ से कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित कर दें, तो विद्यालय हित में, छात्र छात्राओं के हित में बहुत अच्छा रहेगा। मैं राजकीय इंटर बालिका कॉलेज की छात्रा हूँ और क्या बोलते हैं, हमारे स्कूल के बाहर से इतना ढेर सारा कुछ कूड़ा पड़ा रहता है, जिसकी वजह से हमें बहुत गंदी स्मेल आती है। और बरसातों में इसकी वजह से हमारी पढ़ाई में बहुत क्लासेस में पढ़ते तो बहुत गंदी स्मेल आती है और इससे बीमारियाँ भी हो सकती हैं बहुत सारी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसे ठीक किया जाए। नगर पंचायत द्वारा इस कूड़े को हटाना चाहिए ताकि हमारी स्वास्थ्य को लगे कोई गंभीरता ना हो। कूड़ा निस्तारण के लिए जो हमारा MRF सेंटर बनाया जा रहा है, नगर पंचायत जो EO है उनके साथ हमारे द्वारा कल बैठक की गई है। उसमें इस पर चर्चा हुई, तो एक जो उनके MRF सेंटर बनना है उसके लिए हमने जगह चयनित करके उनको बता दिया है और आगे की कार्रवाई इनके द्वारा की जाएगी। उसमें बाकी पॉलीथीन से और जो प्लास्टिक है उस पर हमारी एक टीम बनी है, उसमें नगर पंचायत है, थाना है और तहसील पूरे जॉइंटली इसमें कमेटी बना दी गई है और उसमें लगभग डेली छापेमारी की कार्रवाई इसमें की जाएगी। अरवल जिले के विकासखंड सल्ट तहसील मुख्यालय सल्ट में भीम आर्मी भारत एकता मिशन ब्लॉक संयोजक विजय कुमार के नेतृत्व में तहसीलदार सल्ट को 3 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। भीम आर्मी भारत एकता मिशन ब्लॉक संयोजक विजय कुमार के नेतृत्व में सल्ट तहसीलदार दलीप सिंह के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन 3 सूत्रीय मांग को जगदीश हत्याकांड के मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और 3 महीने के अंदर दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। जगदीश की पत्नी और उनके छोटे भाई को नौकरी दी जाए। पौड़ी नगर पालिका में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में हाई कोर्ट सख्त है। हाई कोर्ट ने पूरे मामले में सरकार नगर पालिका पौड़ी और अध्यक्ष यशपाल बेनाम को नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। दरअसल पौड़ी गढ़वाल निवासी नमन चंदोला ने जनहित याचिका दाखिल कर पालिका में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि पालिका अध्यक्ष ने पिछले कार्यकाल और वर्तमान कार्यकाल में वित्तीय अनियमितता की गई है। पार्किंग, ठेका सड़क और पालिका के टेंडर मनमाने तरीके से आवंटन किए गए और 2014 से 2017 का पार्किंग का पैसा नगर पालिका फंड में जमा नहीं किया गया। याचिका में पूरे घोटाले की जांच और दोषी पर कार्रवाई की मांग की गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा के खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद पालिका अध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। देखिए, वित्तीय अनियमितता का ये पूरा मामला है और जिस तरह से सरकार लगातार एक नारा देते आई है कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो उसी को लेकर जब सरकार से हमने अनुरोध किया कि वो नगरपालिका अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई करें, तो सरकार ने जो गोलमोल सा जवाब दिया, उसी को लेकर काफ़ी हम परेशान थे, काफ़ी दुखी थे, क्योंकि लगातार पौड़ी शहर की जिस तरह से उपेक्षा सरकार के द्वारा की जा रही थी, कहीं ना कहीं ये एक असमंजस की स्थिति भी थी। और इसी को लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष हमने जनहित याचिका दायर की और अब उच्च न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय से नगरपालिका अध्यक्ष को 4 हफ्ते का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें उनके ऊपर लगे वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के जो उनके ऊपर आरोप लगे उनको जवाब देना है। क्योंकि पूर्व में पहले ही सरकार के द्वारा उनके वित्तीय अधिकारियों को सीज किया गया था। भ्रष्टाचार के उनके ऊपर पुख्ता जब सबूत सामने थे और उनको सही पाया गया था, तब जाके सॉलिसिटर जनरल से लेकर सरकार के द्वारा उनके जो कार्रवाई थी उसको सही ठहराते हुए उनके वित्तीय अधिकारों को सीज किया गया था। लेकिन इस बीच भी हमने सरकार से गुहार लगाई थी, जब उनके वित्तीय अधिकारों को बहाल किया गया था, तो उससे पहले भी हमने सरकार से गुहार लगाई थी कि उनके वित्तीय अधिकारों को बहाल किया जाए। वो केवल इस मुद्दे को लेकर था कि कहीं ना कहीं पौड़ी शहर का विकास न रुकने पाए। किसी भी कीमत पे हम ये नहीं चाहते थे कि पौड़ी शहर का विकास रुके, लेकिन हमने देखा कि वित्तीय अधिकार मिलने के बावजूद ना ट्रेंचिंग ग्राउंड बन पाया, ना ही कोई रिसाइकलिंग प्लांट यहाँ पे लग पाया। आप शौचालय की स्थितियाँ देखेंगे शहर में, वो ख़राब है। तो ये सब को लेकर पूरे शहरवासी काफ़ी परेशान थे। बस अड्डे की आप स्थिति को देख सकते हैं। तो नगरपालिका अपने द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य में कहीं भी संतोष प्रकट नहीं कर पाई। इसी को लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय से गुहार लगाई, जनहित याचिका दायर की और अब उच्च न्यायालय ने नगरपालिका अध्यक्ष को 4 हफ्ते का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनको जवाब देने का समय दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ज़रूर माननीय न्यायालय के द्वारा जनहित में निर्णय लिया जाएगा। और जो भ्रष्टाचार को लेकर सरकार का जीरो टॉलरेंस है, हम उसी के ऊपर कार्य कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि जीरो टॉलरेंस का जो ये सगुफा सुनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सार्थक होता दिखाई दे और आने वाला समय पौड़ी के लिए अच्छा साबित हो। टिहरी के दिचली गमरी की 21 सूत्रीय मांग को लेकर कल कुमराड़ा टोला ग्राम सभा में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू हो गई है, जिसमें शीशपाल रमोला और जय सिंह पवार ने कल से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कल हजारों की संख्या में तमाम लोग, ग्राम प्रधान, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे। नमस्कार। दिचली गमरी की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर के पूर्व में जो 28 अगस्त 2022 को श्रीमान जिलाधिकारी उत्तरकाशी को ज्ञापन दिया गया था और उस पर किसी भी प्रकार की कोई त्वरित कार्रवाई ना होकर के समयावधि 15 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ, ना ही कोई उच्च स्तरीय अधिकारी के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया, जिस पर कि तमाम जनप्रतिनिधियों ने और तमाम हमारे सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोगों ने यह निर्णय लिया कि 13 सितंबर 2022 से ग्राम सभा कुमराड़ा थौला में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया जाएगा और तमाम क्षेत्र के जितने हमारे लोग हैं, जितने हमारी आवाम है, जितने हमारी विभिन्न ग्राम सभाओं के जो हमारे लोग हैं दिचली गमरी के, प्रत्येक नागरिक से और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस जनाक्रोश या जन जागरूक जो आंदोलन है इसको सफल बनाएंगे और 13 सितंबर 2022 को ग्राम सभा कुमराड़ा थौला में आप लोग जो है प्रातः 9:30 बजे उपस्थित होंगे। ऐसे मैं उम्मीद करता हूं, जिससे कि शासन प्रशासन तक यह हमारी बात जाए कि जो हमारा जो क्षेत्र या पिछड़ा है और हमारी जो मांगे हैं या हमारी जो मांगे हैं हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई मांगे हैं, हमारी किसी भी प्रकार की ऐसी मांग नहीं है कि जो ना होने वाली हो।
सारी समस्या जुड़ी हुई है, प्रत्येक नागरिक से जुड़ी हुई है, प्रत्येक ग्राम सभा से जुड़ी है, जिससे कि अगर यह रूट सही होता है तो हमारा विभिन्न क्षेत्रों का जो विकास है वो अटका पड़ा है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है 13 सितंबर 2022 को 9:30 बजे उपस्थित हों। मसूरी नगर पालिका द्वारा मसूरी पिक्चर पैलेस मासोनिक लॉन्च पर 2009 और 2010 पर करीब 200 गाड़ियों की पार्किंग के निर्माण का काम शुरू किया गया था, लेकिन पार्किंग का निर्माण शुरू होते ही विवादों में घिर गई। लेकिन अब नियमों को ताक पर रखकर मासोनिक लॉन्च पार्किंग पर आवाज बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व में ही मसूरी के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री से लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई। वहीं क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को भी इस संबंध में शिकायत की गई है, लेकिन उनके द्वारा मसूरी नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया गया, जिसको लेकर अब लोग उच्च न्यायालय की शरण लेने जा रहे हैं। ये मेरे संज्ञान में ही अभी आया है और मैं चूंकि मैंने अभी यहाँ पे ज्वाइन किया है, ज़्यादा डिटेल इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जो मैंने पूछा और जो मुझे पता लगा है उसमें ये है कि करीब 60 गाड़ियों की यहाँ पे पार्किंग बन रही है। चूंकि ये नीचे से 3 मंजिल उठाया गया है तो इसमें इनके अफोर्डेबल हाउस बनाने का है, जो आवंटन के जरिए फिर उनको दिए जाएंगे लाभार्थियों को। बाकी ये कब से बन रहा है और क्या इसमें पर्पज था, ये अभी डिटेल जानकारी मैं पता करूंगा, इसके बाद इस पे कुछ जानकारी दे पाऊंगा। ये क्या है, ये है वेंडिंग कियोस्क है जो फैब्रिकेटेड है टोटली, उनमें पक्का कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, वो प्लाई और उससे एंगल आयरन से ही बने हुए हैं, फैब्रिकेटेड है। और एक स्टैंडर्ड डिजाइन है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उनको आवंटन करने के लिए। तो क्या टेक्निकली फिट मानते हैं, क्योंकि चलो वो वेंडर्स एक्चुअली मैंने वो साइट देखी नहीं है अभी, मैं देखूंगा और अगर कुछ उसमें टेक्निकली लगता है तो उसकी जांच करवाएंगे, टेक्निकली वो सही है कि नहीं है, या फाइल जानकारी आपकी नहीं है, पुराना इन्होंने कोई सॉइल टेस्टिंग वगैरह करी, क्या करा, ये पूरी जानकारी मैं लूंगा, उसके उपरांत इस पे कुछ आगे कर पाऊंगा। साल पहले तत्कालीन अध्यक्ष ओपी उनियाल जी के टाइम पे ये शुरू किया गया था और उस समय सॉइल टेस्टिंग फेल हो चुकी थी। हमें लगा कि अब ये नहीं बनेगा, लेकिन जब इस समय पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता जी ने ये बनाया है तो हमें लगा कि चलो ठीक है, एक पार्किंग बनी है, शहर को एक अच्छी चीज़ मिलेगी। लेकिन हमें नहीं पता था कि इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। ये मंशा साफ दिखाई दे रही है, ना तो वो ये ढंग की पार्किंग है ना ढंग के आवास है। ये आवास के लिए भी खतरा है और पार्किंग तो ये कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये सीधा सीधा हमें भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला दिखाई दे रहा है। ये तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि कितना बड़ा घोटाला है। ऐसा ये पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल जी के टाइम पे इसको प्रपोजल को शुरू किया गया था। उसके बाद जो है मनमोहन सिंह मल जी ने इसको जो है उनके कार्यकाल में भी रहा, लेकिन जो इसकी सॉइल टेस्टिंग की जो रिपोर्ट थी वो जब शुरू में इसका सॉइल टेस्टिंग कराया गया तो उसको जो है उपयुक्त नहीं पाया गया और इसीलिए इसको जो है काम को रोक दिया गया था। लेकिन अब जो है दोबारा से इसमें काम हुआ है। पहली बात तो ये है कि जो लगातार बोर्ड में हो चाहे अन्य जगह हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यदि घोषणा की थी तो पार्किंग की थी, वो अचानक रातों रात कैसे आवास में तब्दील होगी, ये भी एक सवाल है। दूसरा, जिस तरह से वहाँ पर यदि मान लीजिए कि आवास भी हैं तो मुझे लगता नहीं कि जिस तरह के वहाँ पर आवास बनाए जा रहे हैं और उसके ऊपर दुकानें बनाई जा रही हैं, उसकी कहीं भी जो है वो रिस्की है और कल के दिन कोई भी वहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि किसी को आवास देने से पहले या दुकान देने से पहले उसकी जो है वहाँ पर टेक्निकल जो है जांच होनी चाहिए, ताकि कल के दिन कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कहीं जान माल का कोई हानि हो। आंचल दुग्ध संघ देहरादून में पिछले 5 महीने से कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है, जिस वजह से कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि वेतन न मिलने से यहां कर्मचारियों के सामने कई दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। वहीं दुग्ध संघ के संयुक्त निदेशक जयदीप अरोड़ा ने बताया कि 26 सितंबर को जब जीएम छुट्टी से लौटेंगे तो भुगतान कर दिया जाएगा। महीने हो गए सर, हमें सैलरी नहीं मिली है और हमें अधिकारी से तो कोई बात ही नहीं कर पाते हम लोग, और मकान मालिक भी बहुत परेशान करता है। घर में भी बूढ़े लोग हैं, उनकी दवाइयाँ हैं, हर चीज़ की प्रॉब्लम है। आगे भी यही चली तो काम ऐसे में कौन करेंगे हम। हाँ सर, समस्या तो यही हो रही है ना। अब जो लोग हमारे साथ हैं किराएदार, किराए पे रहते हैं, इनके परेशानी है, या इनके बच्चों के लिए स्कूल के लिए मतलब फीस वगैरह की सारी दिक्कतें हो रही है और इससे जो है कि बहुत परेशान है रहे। 5वां महीना हो गया, अभी तक वेतन नाम का कोई चीज़ है नहीं। जिम साहब भी छुट्टी पे चला गए, अब उन्होंने अब 26 तारीख के बाद ही अब जो होगा तो होगा। हमारी 8 घंटे की ड्यूटी है, ये बोलते हैं कि 4 घंटे रुक जाओ, हम 16 घंटे भी करते हैं।
हम 16 घंटे या 17 घंटे भी कर रहे हैं काम, लेकिन ये पैसा देने का नाम नहीं ले रहे ये लोग। अब किस अधिकारी को बोले, कोई मतलब ही नहीं। ये लोग कह रहे भाई तुम्हें काम करना तो करो वरना तुम जा सकते हो। हम इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, ये एक बार भी नहीं सोच रहे कि इतने ये बंदे प्राइवेट बंदे हम कैसे कर रहे हैं, कैसे चला रहे अपना घर खर्चा, ये हमारा और ये सोचते तक नहीं है। हम अपना खर्चा कैसे निकालें, घर कैसे जाए, अभी बच्चे कैसे पाले, क्या करें। मेरी अभी भी शादी हुई है, मेरे पे पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ। बाहर खर्चा किससे मांगूँ, महंगाई इतना आ रखा कि महंगाई का समय इतना है कि कोई 1 रुपये खर्चा है, इस टाइम कोई खर्चा नहीं देगा किसी को भी। हम कहाँ से लाए पैसा, जितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और ये पैसा नहीं दे रहे, क्या करें। ऐसे में क्या करें, यही करना पड़ेगा। हम लोग खड़े हो रहे के क्या कर सकते हैं। कोई अधिकारी की कोई मतलब ही नहीं, किसी को काम चल रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी इनकी सप्लाई बढ़ चुकी है, काम इतना तगड़ा चल रहा है यहाँ पर, लेकिन पैसा नहीं आ रहा। पैसा जा कहाँ रहा, पैसा कहाँ जा रहा, किस पे जा रहा पैसा। हम पे तो पैसा आ ही नहीं रहा, हमारी तनख्वाह नहीं दे रहे, 5-5 महीने हो जा रहे, क्या करें हम लोग। सर ये तो उन्हीं को पता होगा। 5वां महीने लग रहा है सर, 5वें महीने से वेतन नहीं आया। 5 महीने से वेतन नहीं आ पाया है। किस तरह के हालात हैं घर में, जो है छोटे बच्चे होंगे। जी सर। कमरे का किराया है, किस तरह से कर रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे सरकार? सर मेरी अभी न्यू मैरिड हुई है, अभी मेरे 9 महीने की बच्ची है। अभी घर में जाते हैं, घर में वाइफ अलग लड़ती है, मम्मी अलग बोलती है कि पैसे का ऐसे कौन सी डेयरी है जहाँ तुम्हें पैसा नहीं मिल रहा 5-5 महीने से। हम लोग वो ट्रस्ट भी नहीं करते कि मिला है नहीं मिला। अब हम क्या बोले उन्हें। सर कोरोना काल से सर हम लोग नाइट जॉब कर रहे हैं, एक भी दिन हमने ऑफ नहीं किया। कोरोना काल में हमें पास दिया गया था कि तुम्हें आना ही आना है परमानेंट, हम तब से नाइट जॉब कर रहे हैं। पर सर आज जीएम के पास जाते हैं तो जीएम सर ये बोलते हैं हमें कि जिसे करना है करो, नहीं करना तो आप जा सकते हैं। सर पर उसका समाधान नहीं हुआ ना। समाधान तो ये होगा कि आप हमें सॉल्यूशन दें कि कब मिलेगी सैलरी, या मतलब कब देंगे सैलरी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।